नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। परिसीमन को लेकर बीजेपी आई हरकत में। हरियाणा में 126 विधानसभा 14 लोकसभा सीटें संभव। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की फिसली जुबान। हरियाणा में इंस्पेक्टर की मां की हत्या करने का हुआ खुलासा। संगठन में हर 4 साल में बदलाव करेगी इनेलो। आईआईटी में महिला कर्मचारी का हुआ यौन शोषण। संस्थान के 2 प्रोफेसरों पर एफआईआर दर्ज। पूर्व गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को लिया आड़े हाथ। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में देरी, लगातार हो रहा आरोप प्रत्यारोप। पीएनबी बैंक कैशियर ने किया 60 लाख का गबन। अग्निकांड में 10 नवजात बच्चे जिंदा जले। विधायक रामकुमार गौतम, करसन मिड्डा व विनोद भ्याणा ने नारनौंद में किया बड़ा ऐलान। हरियाणा में शादी के अगले दिन दुल्हन हुई फरार। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस एमएलए से भिड़ने वाली लेडी एसपी इल्मा अफरोज की कहानी। राहुल बोले पीएम मोदी को बाइडेन जैसे भूलने की बीमारी। वहीं रोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे शमी। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी हरियाणा विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर 14 और विधानसभा की 126 सीटें हो सकती है। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा के हर गांव का सर्वे करवा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती और ऐसे कितने गांव हैं जहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा वाइज यह रिपोर्ट तैयार हो रही है। भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। इससे पहले 2007-8 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव हुए थे। ऐसा ही अब फिर बदलाव बीजेपी की सरकार में देखने को मिल सकता है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत से काम किए। देश में गरीबों की संख्या बढ़े, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। मोहनलाल बड़ोली शनिवार को झज्जर शहर में सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में पहुंचे थे। या उन्होंने प्रेस वार्ता में पार्टी की सदस्यता अभियान और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को रोजगार देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का हमने काम किया। गरीब परिवारों को बैंक से लोन की सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम भी पार्टी ने किया है। गरीबों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने बहुत से काम किए। देश से गरीबी की संख्या बढ़े, इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार के हैं और इनको हम जारी रखेंगे। आइए बात करते हैं हरियाणा के एक संगीन मामले की। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या उसी की पत्नी शिल्पी ने की थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। यमुनानगर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी की सास के साथ अनबन रहती थी। उसी ने सास राजबाला की हत्या की, जिसके बाद पर्दा डालने के लिए सामान बिखेरकर इसे लूट की घटना बनाने की कोशिश की। यमुनानगर पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे हत्या को लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शिल्पी के हाथ में खरोंचों के ताजा निशान देखने के बाद ही पुलिस को उस पर शक हुआ। यह खरोंचे उसे सास से हाथापाई के वक्त लगी थी, जिस दौरान शिल्पी ने सास का गला घोंटकर हत्या कर दी। डीएसपी राजेश कुमार के मुताबिक अभी घरेलू अनबन में हत्या की बात सामने आई है। हालांकि यह भी पता चला कि इंस्पेक्टर की पत्नी के अवैध संबंध भी थे, जिसकी जांच जारी है। कहीं ना कहीं जांच में अभी तक यह खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर की पत्नी के कई सालों से एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और उसी के लिए उसने घर के गहने भी लूटकर उसको दे दिए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इंडियन नेशनल लोकदल अब हर 4 साल में संगठन में बदलाव करेगी। चुनाव की समीक्षा को लेकर चंडीगढ़ में बुलाई गई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद एनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आज पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में पार्टी के सभी विधानसभा उम्मीदवारों को बुलाया गया था। पार्टी के सभी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अभय चौटाला ने बताया कि इस चुनाव में पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही, क्या कांड रहे कि
पार्टी की परफॉर्मेंस डाउन रही, इस पर भी चर्चा की गई। भविष्य में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। पार्टी के संगठन को नए सिरे से गठन किया जाएगा। नए साथियों को पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। मीटिंग में संगठन में 4 साल के बाद बदलाव होना चाहिए, इस तरीके की बात भी सामने आई। हरियाणा के सोनीपत में आईआईटी महिला कर्मचारी के यौन शोषण का मामला सामने आया। महिला कर्मी ने संस्थान के 2 प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत दी है। शनिवार को इसको लेकर महिला आयोग की डिप्टी चेयरमैन सोनिया अग्रवाल ने भी संस्थान का दौरा किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राय में कार्यरत महिला कर्मचारी ने पिछले दिनों शिकायत दी थी कि संस्थान के 2 प्रोफेसरों ने उसका यौन शोषण किया। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बारे में हरियाणा महिला आयोग को शिकायत भेजी गई। शनिवार को सोनिया अग्रवाल आईआईटी में पहुंची और पूरे मामले में जानकारी ली। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष बत्रा ने कांग्रेस की हार के कारणों को लेकर अपनी ही पार्टी और नेताओं को आड़े हाथों लिया। सुभाष बत्रा ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी तो रहा है, मगर इसका कारण कांग्रेस का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन नहीं बनना भी है। साथ ही 17 साल से कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन नहीं बना। फूलचंद मुलाना, अशोक तंवर, कुमारी शैलजा उदयभान के कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया, जिसका जिम्मेदार पार्टी और बड़े नेता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी भी रही है, बड़े नेता एक साथ नहीं आए। हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी भी रही है। चुनाव के समय जातीय समीकरण भी हार का कारण रही। बीजेपी जातीय समीकरण बैठाने में कामयाब रही। वे एक सूत्रीय नीति पर चले और जाट और नॉन जाट की राजनीति करने में सफल रहे। कांग्रेस को बीजेपी की काट उसी तरह से जातीय समीकरण बैठाकर चलाना होगा। कांग्रेस को नॉन जाट के हाथ में कमान देनी होगी। हरियाणा में सरकार गठन के 1.5 माह बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने में असफल रही है, जिससे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल की मजबूती पर सवाल उठे। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने इसे नेतृत्व की व्यवस्था का परिणाम बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के कारण यह निर्णय टल गया। गोगी ने माना कि सत्र से पहले यह फैसला होना चाहिए था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की हार और पार्टी के 15 वर्षों से संगठनहीन होने को उन्होंने कांग्रेस की कमजोरी करार दिया। भाजपा पर निशाना साधते हुए गोगी ने कहा कि किसानों के लिए किए गए वादों को झूठा बताया और करनाल मंडियों में फर्जीवाड़े व नौकरियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव में धनबल और शाम दाम दंड भेद अपनाने का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासन पर सवालों के बीच गोगी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लेने की वकालत की। करनाल के सेक्टर 13 में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा प्रबंधन ने कैशियर पर करीब 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। मामले का खुलासा कैश की गिनती के दौरान हुआ। कैशियर द्वारा घोटाले से बैंक में हड़कंप मच गया। ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। पुलिस शिकायत के मुताबिक डिप्टी मैनेजर दीपा और अन्य कर्मचारियों ने देखा कि कैशियर फिजिकल चेकिंग करवाने में आनाकानी कर रहा था। जब स्टोर रूम में संदूक खोला गया तो उसमें मात्र 2,23,159 रुपए मिले। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने कैश बुक और रजिस्टर के मिलान के बाद पाया कि 59,67,664 रुपए गायब मिले। आइए बात करते हैं एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में शुक्रवार रात भीषण आग लगी। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक 8 बच्चों की सूचना नहीं मिल पाई है। इधर बच्चों को बचाने वाले युवक ने कहा, आग लगी तो डॉक्टर भागने लगे, मैंने 4-5 बच्चों को बचाया। अब मीडिया में बयान देने पर अस्पताल प्रशासन ने धमकी दी है। कहा जा रहा है कि तुम ऐसे बयान कैसे दे रहे हो। हरियाणा के वरिष्ठ नेता रामकुमार गौतम, करसन मिड्डा और विनोद भ्याणा ने नारनौल में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके उपदेशों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। नेताओं ने गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही और उनके उपदेशों को आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी का संदेश समानता, भाईचारे और मानवता के कल्याण का प्रतीक है। इस अवसर पर रामकुमार गौतम ने कहा, गुरु नानक देव जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। कृष्ण मिड्डा ने कहा, गुरु नानक जी ने हमें सच्चाई और सेवा का पाठ पढ़ाया, हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वहीं विनोद भ्याणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें उनके विचारों को समझकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्ति
उपस्थित रहे। इस मौके पर गुरबाणी का पाठ भी किया गया, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया। खास बात यह है कि नारनौंद में गुरुद्वारे का निर्माण का कार्य जारी है और इसको लेकर विधायक रामकुमार गौतम ने 11 लाख रुपए की राशि दी। वहीं विनोद भ्याणा ने भी 11 लाख रुपए का सहयोग दिया। इतना ही नहीं, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर व जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा ने इस निर्माण कार्य के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि दी। तमाम विधायकों का गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से व नारनौंद समिति की तरफ से धन्यवाद किया गया। हरियाणा के सोनीपत में शादी के अगले दिन दुल्हन रात को पति और सास को बेसुध कर फरार हो गई। 13 नवंबर को शादी हुई थी और अब 24 नवंबर को परिवार की ओर से शादी का रिसेप्शन रखा गया था। सास और उसके पति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करा गया। परिवार का कहना है कि नई नवेली दुल्हन घर से जेवरात, कीमती सामान व कैश सब कुछ ले गई। घर में सामान बिखरा पड़ा है और संदूक भी खुली हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार खरखोदा के युवक की शादी उत्तराखंड की एक युवती पल्लवी के साथ तय हुई थी। खरखोदा से 13 नवंबर को बारात उत्तराखंड के हरिद्वार गई, जहां दोनों की शादी हुई। शादी की रस्में निभाकर 15 नवंबर को पति पत्नी व परिजन खरखोदा पहुंचे थे। शादी से पूरा परिवार खुश था। परिवार ने 24 नवंबर को शादी की पार्टी रखी थी। नाते रिश्तेदारों व अन्य जानकारों को इसका न्योता भी दे दिया था। आइए बात करते हैं लेडी एसपी की। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कांग्रेस एमएलए की पत्नी की गाड़ियों का चालान काटने वाली लेडी एसपी इल्मा अफरोज खूब सुर्खियों में। इल्मा ने कुछ दिन पहले विधायक से विवाद के बाद बद्दी एसपी ऑफिस से अपना सामान समेट लिया था। इसके बाद वह मां के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लौट आई। सरकार और हिमाचल पुलिस इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है। खुद सीएम सुखविंदर सक्खू ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इल्मा अफरोज छुट्टी पर गई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। चर्चा यह भी है कि इल्मा पर दबाव डाला जा रहा था। सरकार हाईकोर्ट में चल रहे एक यौन शोषण केस की वजह से उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए लंबी छुट्टी पर भेज दिया। आईपीएस इल्मा अफरोज के सत्ता में बैठे कांग्रेस के एक विधायक से विवाद के बाद सरकार पुलिस विभाग के आगे न झुकने के दबंग फैसले को देखकर हर कोई उनकी कहानी जानना चाहता। किसान परिवार की बेटी इल्मा ने पिता के निधन के बाद मुश्किल हालात में पढ़ाई पूरी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। न्यूयॉर्क में अच्छा पैकेज छोड़ भारत लौटकर सिविल सर्विस परीक्षा पास की और उसके बाद वो आईपीएस बनी और अब ये किसी के आगे झुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की है। राहुल ने कहा, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। राहुल ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे। कुछ बोलना होता था और कुछ और बोल देते थे। फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोला। यूक्रेन के राष्ट्रपति आए थे, उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस का राष्ट्रपति पुतिन कह दिया। उनके पीछे खड़े लोगों ने कहा कि ये रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का मेमोरी भी लॉस हो गई है। आइए बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कप्तान रोहित शर्मा के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। 5 मैचों की यह टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। उनके टीम में शामिल होने पर एक फैसला एक मैच के बाद ही लिया जाएगा। बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि रोहित पर्थ टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ ही शम्मी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। रोहित निजी कारणों से टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना नहीं हुए थे। टीम के बाकी मेंबर्स 11 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। पहला टेस्ट 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। टीम वहां 5 टेस्ट मैच खेलेगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।